सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार और आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, जैसा कि आपने 9वीं कक्षा में भी वाक्य भेद पढ़े होंगे, परंतु वे भेद अर्थ के आधार पर थे और आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े थे। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि वाक्य कुछ ऐसे शब्दों का समूह है जिनका कोई अर्थ निकलता हो। वाक्य में शब्द तो होते हैं, परंतु ये शब्द व्यवस्थित होने चाहिए, उनका कुछ अर्थ होना चाहिए और ये वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही होना चाहिए। व्यवस्थित शब्दों को ही वाक्य कह सकते हैं। जिस प्रकार से ईंटों के ढेर को मकान नहीं कह सकते, उसी प्रकार से अव्यवस्थित शब्दों के ढेर को वाक्य नहीं कह सकते। जब हम वाक्य को व्याकरणिक दृष्टि से, शब्दों को व्याकरणिक दृष्टि से हम व्यवस्थित करते हैं, तभी वह वाक्य बनता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम जो है कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। हिंदी में यही वाक्य की संरचना होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब रचना के अनुसार वाक्य के भेद। तो बच्चों, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हम इन तीनों प्रभेदों को अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो इसकी क्या पहचान है कि इसमें एक ही क्रिया होती है। जैसे चिड़िया उड़ती है, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, गाय घास चरती है, राम और श्याम खेल रहे हैं। यदि हम अंतिम वाक्य देखें तो इसमें कर्ता तो 2 हैं, परंतु क्रिया एक ही हो रही है, इसलिए इसे हम सरल वाक्य की श्रेणी में ही रखेंगे। सरल वाक्य के 2 घटक होते हैं बच्चों, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य जो होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वह कर्ता का उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वह क्रिया होती है या विधेय होता है। इन दोनों के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है। कर्ता उद्देश्य होता है और कर्ता को छोड़ करके बाकी जो भी वाक्य बचता है, जिसमें क्रिया, कर्म आदि आते हैं, वो विधेय होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय या योजक शब्द से जुड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसमें 2 वाक्य भी हो सकते हैं, 2 से अधिक वाक्य भी हो सकते हैं, और वो किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय से। जैसे चंदन खेल कर आया और सो गया। तो बच्चों, इसमें 2 वाक्य हैं, एक चंदन खेल कर आया और दूसरा सो गया। 2 क्रियाएं हो रही हैं इसमें, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। और ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हैं? और जो समुच्चय बोधक अव्यय लगा है वो है इसमें और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना। तो इसमें भी 2 सरल वाक्य हैं, मैंने उसे बहुत मनाया और दूसरा वह नहीं माना। और किससे जुड़े हैं? परंतु से। ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें मुख्य हैं और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए। ये सारे के सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जहाँ पर हम ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय लगे हुए देखें और हम ये देख लें कि वाक्य में 2 क्रियाएं या 2 से अधिक क्रियाएं हो रही हैं, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। इसका तीसरा भेद है मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य में भी एक ही वाक्य में दो वाक्य होते हैं, परंतु वे दोनों स्वतंत्र नहीं होते। उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। तो इसमें दो वाक्य हैं, जब मैं घर से निकला और दूसरा तब वर्षा हो रही थी। इसमें एक प्रधान है और दूसरा उस पर आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखें, वह काम हो गया जिसे करने के लिए आपने कहा था। इसमें भी दो वाक्य जुड़े हुए हैं, एक वह काम हो गया और इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ जो वाक्य है जिसे करने के लिए आपने कहा था। तो इस प्रकार से मिश्रित वाक्यों की क्या पहचान होती है, उसमें भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे जब, तब, जो, जितना, जहाँ, जैसा, कैसा, यदि, क्योंकि आदि। ये योजक शब्द जहाँ जुड़े होंगे वहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा। तो इस प्रकार से हमें वाक्य की पहचान करनी है। तो मिश्रित वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं, जैसा हमने पढ़ा, दो उपवाक्य जुड़े होते हैं। एक होता है उसमें प्रधान उपवाक्य। मिश्र वाक्य के मुख्य वाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। पूरा वाक्य इसी पर आधारित होता है, उसकी क्रिया मुख्य क्रिया होती है। इसकी पहचान यही है कि इसकी क्रिया क्या होती है, मुख्य। प्रधान उपवाक्य के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे ऊपर हमने एक वाक्य पढ़ा था, जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। तो इसमें जो अपने आप में पूर्ण वाक्य है, तब वर्षा हो रही थी, तो ये प्रधान होगा, क्योंकि इसकी क्रिया मुख्य है और इसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसका दूसरा भेद जो है वो है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताए अथवा उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यह वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होता, परंतु जब यह प्रधान उपवाक्य से जुड़ जाता है तो उसका अंग बन जाता है। तो इस प्रकार से आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आधारित होता है, यह उस पर निर्भर करता है और उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। तो बच्चों, इसकी पहचान क्या है कि ये वाक्य कहाँ से आरंभ होते हैं, इन शब्दों को हमने ध्यान रखना है। जैसे जो, जिसका, जैसा, जब, जहाँ और जितना, ये जो शब्द हैं, जो वाक्य यहाँ से आरंभ होंगे वो आश्रित उपवाक्य होंगे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जब मैं घर से निकला, तो इससे आरंभ में जब है और निकला तक ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ये दूसरे वाक्य पर निर्भर है, इसलिए हम इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब आश्रित उपवाक्य के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उनको जान लेते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इन तीनों को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य वाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि यह की से आरंभ होता है, की। तो जहाँ पर इस प्रकार से होगा वहाँ हम समझ लेंगे कि यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। जैसे राम ने कहा कि आज मैं नहीं खेलूँगा, तो राम ने कहा इसमें प्रधान उपवाक्य है, और कि आज मैं नहीं खेलूँगा ये आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा भेद देखते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य वाक्य के विशेषण के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है कि इसके आरंभ में जो और जिसका आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जो, जिस। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो इसमें प्रधान है वह सफल होगा, और इसकी विशेषता क्या है, जो परिश्रम करेगा। ये जो से आरंभ हो रहा है तो हमें ये मान लेना है कि ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसका तीसरा भेद देखते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जो उपवाक्य मुख्य वाक्य के क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि इस वाक्य के आरंभ में जैसे, जब, ज्यों, जहाँ, जिधर, जितना
आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ पर हमें ये शब्द मिल जाएं, वाक्य के आरंभ में यदि ये शब्द मिलें तो हम मान लेंगे कि ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जैसे जब बादल गरजते हैं तब बिजली चमकती है, तो इसमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है? जब बादल गरजते हैं। और इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? तब बिजली चमकती है। अब वाक्य की पहचान का हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करने के लिए हमारे सामने कुछ वाक्य हैं, इनको हम समझेंगे। इसमें जैसे हम ऊपर वाला ही देख लेते हैं, जब बादल गरजते हैं तब बिजली चमकती है। तो ये वाक्य जो है, ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। ऐसे ही हमें पहले ये देखना है कि हमें वाक्यों की पहचान हुई या नहीं हुई। इसमें हम ये देखेंगे कि ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। जैसे बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, दो स्वतंत्र वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं। एक बादल गरज रहे हैं और दूसरा वर्षा हो रही है। और ये किससे जुड़े हैं? और से। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जहाँ दो सरल वाक्य होते हैं और वो एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, हम सभी अपने देश की सेवा करने की शपथ खाते हैं। तो इसमें हम सभी करता है और अपने देश की सेवा करने की शपथ खाते हैं, यह उसका विधेय है। हम सभी क्या है? उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक ही मुख्य क्रिया है, शपथ खाते हैं, इसलिए यह सरल वाक्य है। अंकित ने संजय से कहा कि मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगा। अब इसमें दो वाक्य हैं, एक तो प्रधान है और दूसरा आश्रित है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। आप पहुँच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूँ। तो इसमें दो स्वतंत्र सरल वाक्य हैं, आप पहुँच जाएंगे और दूसरा मैं आपको फ़ोन करूं, और किससे जुड़े हैं? या से। तो इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। मोहन ने खाते हुए फ़ोन किया। तो अब इसमें देखेंगे हम कि क्रियाएं तो एक ही मुख्य हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? फ़ोन किया। और खाते हुए क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। इसलिए ये एक सरल वाक्य है। गांधी जी ने कहा था अहिंसा परम धर्म है। अब ये जो है मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें दो उपवाक्य हैं, एक प्रधान है गांधी जी ने कहा था और दूसरा कि अहिंसा परम धर्म है, यह आश्रित उपवाक्य है। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जहाँ पर की लगा होता है वहाँ पर कौन सा भेद होता है? आश्रित उपवाक्य का संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आएंगे रचनांतरण। रचनांतरण होता है जब हम किसी एक वाक्य को उसका बिना अर्थ बदले दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलते हैं। जैसे सरल से संयुक्त में बदल देना, या मिश्र से सरल में बदल देना, या मिश्र से संयुक्त में बदल देना, या सरल से संयुक्त में बदल देना। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में रचनांतरण के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने ऊपर एक वाक्य पढ़ा था, मोहन ने खाते हुए फ़ोन किया। तो इसका क्या आएगा? मोहन ने तब फ़ोन किया जब वह खाना खा रहा था। तो मुख्य क्रिया क्या है? फ़ोन किया। इसलिए इसका ही हमने मिश्र वाक्य में बनाया और इसको प्रधान रखा, और उसमें पूर्वकालिक क्रिया थी खाते हुए, और उसको हमने क्या किया? हमने उसको उसका आश्रित उपवाक्य बना दिया। हम सभी अपने देश की सेवा करने की शपथ खाते हैं। ये भी हमने सरल वाक्य ऊपर पढ़ा था, हम इस मिश्र में बदलेंगे, हम सभी शपथ खाते हैं। तो जो मुख्य क्रिया है हमने पढ़ा है, उसको हम कहाँ रखेंगे? उसको प्रधान उपवाक्य में रखेंगे कि अपने देश की सेवा करेंगे। हरि ही हीरा है, तीसरा वाक्य है। तो इसमें क्या बनेगा? जो हरि है वही हीरा है। तो इसमें मुख्य जो क्रिया है हीरा है, तो वो प्रधान उपवाक्य में आएगी। प्राचार्य ने अपने आप पढ़ने का आदेश दिया है। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है? आदेश दिया है। प्राचार्य ने आदेश दिया है कि अपने आप पढ़ो। इस प्रकार से हमने मिश्र वाक्य में बदला
और आदेश दिया है को मुख्य क्रिया माना और उसको प्रधान उपवाक्य का नाम दिया। और दूसरा था पढ़ने का, कि अपने आप पढ़ो। इसमें सबसे बड़ी बात है आदेश किसने दिया? प्राचार्य ने दिया। तो इसलिए हमने इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य माना। मैंने एक बैटरी से चलने वाली बाइक खरीदी है, तो इसमें प्रधान क्या है? खरीदी है। तो मैंने एक बाइक खरीदी है जो बैटरी से चलती है। इस प्रकार से हमने जो मुख्य क्रिया थी उसको प्रधान उपवाक्य में बदल दिया। इसके बाद देखेंगे मैंने एक हट्टा कट्टा व्यक्ति देखा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो हट्टा कट्टा था। अब इसमें देखेंगे कि सबसे पहली बात क्या थी? व्यक्ति देखा, ये मुख्य क्रिया है। ये बाद की बात है कि वो कैसा था। और हमने इसको क्या किया? व्यक्ति देखा को मुख्य माना। और जैसा हमने बताया था कि विशेषण के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं, और वो जो से आरंभ होता है। तो इसमें व्यक्ति की क्या विशेषता है? कि वो हट्टा कट्टा है। इसलिए हमने आश्रित उपवाक्य में लिख दिया जो हट्टा कट्टा था। इसलिए हमें ये पता लग गया कि ये मिश्र वाक्य है। और आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है ये। तो बच्चों, हमने आज इतना पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कोई कमी रह जाए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।